अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाँ भाई, कोई सेकंड ईयर का है स्टूडेंट? ओके, तो फिर हम शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है। तो कल हमने जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ना शुरू किया था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ जो है उनको स्टडी कर लिया था। आज हमने जो है इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल और प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली हैं। आज हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसको स्टडी करना है। तो लेक्चर नंबर है हमारा 25, सेकेंड ईयर M2 फिज़िक्स। चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं 16 और डेट है हमारे पास 24/12/2020। तो आज जो है वो हमने लेक्चर नंबर 25 के अंदर जनरेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, पहले देखते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके बाद फिर देखेंगे ये इनकी ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह होती है। तो कल हमने ये बात जो है इसको बड़ी डिटेल के साथ स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो प्रोपोगेट करते हैं इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स जो हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एनी रीजन ऑफ स्पेस। अच्छा, अब ये तो कल हमने बात जो है वो डिटेल के साथ देखी। अब देखिए, अगर कुछ चार्ज रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, इफ द चार्ज इज एट रेस्ट, यानी कि चार्ज की वेलोसिटी 0 है, वी क्यू, चार्ज रेस्ट पे है, तो इसकी सराउंडिंग में जो फील्ड होगी वो कौन सी होगी? इट विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हम कूलम फील्ड का नाम भी कूलम फील्ड का नाम भी जो है जिसको हम देते हैं, ठीक है। और ये जो फील्ड है जब तक चार्ज रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, यानी कि चार्ज रेस्ट पे है और चार्ज एक्सेलरेट नहीं हो रहा तो चार्ज रेडिएट नहीं करता, ठीक है। जब तक चार्ज रेस्ट के ऊपर है और चार्ज जो है वो मूव नहीं कर रहा तो रेडिएट का मतलब होता है कि उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं निकलती। रेस्ट पे अगर चार्ज है तो वो रेडिएट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो उस वक्त प्रोड्यूस करेगा जब वो मूव करना शुरू होगा, यानी कि जब वो एक्सेलरेट होना शुरू होगा। तो एट रेस्ट द चार्ज will not radiate। तो रेस्ट के ऊपर चार्ज जो है वो रेडिएट नहीं करता, ठीक है। रेडिएट का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं निकलती उसके अंदर से। क्यों? वजह कि जब रेस्ट पे है तो देयर इज नो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एट रेस्ट देयर इज नो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो रेस्ट के ऊपर जो है वो कोई चेंज जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होना तो ज़रूरी है कि चार्ज रेडिएट करे। तो जब रेस्ट के ऊपर है तो तब तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं चेंज होगा, इसलिए चार्ज जो है वो इस सूरत में रेडिएट जो है वो नहीं करेगा। अगर चार्ज है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक स्टेडी करंट की इक्वलेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट करंट के इक्वल है। अगर कोई चार्ज if the charge is moving with कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, देन इट इज equivalent to the steady करंट। स्टेडी करंट मतलब कि कांस्टेंट करंट, ये उसके इक्वल होगा, विच जनरेट्स ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विच जनरेट्स ए कांस्टेंट magnetic field in the surrounding space। तो अगर कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव कर रहा है, तो तब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये जो कांस्टेंट हमारे पास फील्ड होती है ये रेडिएट नहीं करती, क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा उतनी देर तक कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। यानी कि जो अब ये भी क्वेश्चन उठता है ना कि भाई अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो करंट होती है, तो करंट जो होती है उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों नहीं ओरिजिनेट हो जाती। तो ये उसका सिंपल आंसर है कि अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट करंट है, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो देयर इज नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की कोई चेंज नहीं है तो फिर उसकी सराउंडिंग स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी है कांस्टेंट करंट, और कांस्टेंट करंट है हमारे पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब कोई चेंज नहीं है मैग्नेटिक फ्लक्स का, so no electromagnetic waves are produced। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, और जब वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो उसकी वजह से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है कि देयर इज नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है मैग्नेटिक, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा होगा, इसलिए इस केस के अंदर कोई चांस नहीं है। तो चांस उस वक्त सिर्फ वेव्स को प्रोड्यूस करने का है इलेक्ट्रॉन के जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो, ठीक है, जब चार्ज एक्सेलरेट करे। व्हेन चार्ज एक्सेलरेट्स, जब चार्ज एक्सेलरेट करे तो मैग्नेटिक फ्लक्स will change and so electromagnetic waves are produced। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो
प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो यहाँ से हमें ये बात जो है वो क्लियर कट पता चल गई है कि अगर चार्ज रेस्ट के ऊपर है, पहली बात, यहाँ चार्ज जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, चार्ज रेस्ट के ऊपर है, यहाँ चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो दोनों केसेस के अंदर, इन दोनों केसेस में हमारे पास कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोड्यूस होने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि चार्ज जो है वो एक्सेलरेट कर रहा हो। अगर आपको से कोई पूछ लेना कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोड्यूस होने की क्या कंडीशन, तो आप सिंपली कहेंगे कि चार्ज को एक्सेलरेट होना चाहिए। वो पूछेगा कि क्यों, आप कहेंगे चार्ज एक्सेलरेट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर चार्ज एक्सेलरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, कांस्टेंट करंट होगी, कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग स्पेस में प्रोड्यूस नहीं होगी। इसलिए रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट, ये तो होगी जनरेशन। अब आ जाए ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि किस तरह ट्रांसमिट होती हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना, एक रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना, ये रेडियो आप सुनते हैं तो ये जो रेडियो के अंदर आप जो रेज आ रही होती हैं आपके पास, ये रेडियो वेव्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा हैं। ठीक है, तो जो रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना यानी कि जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होता है जहाँ से रेडियो वेव्स जो हैं वो जनरेट हो रही होती हैं, रेडियो ट्रांसमिटर एंटीना जो है वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। ठीक है, फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस। रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना के अंदर क्या होता है कि चार्जेस को एक्सेलरेट जो है वो किया जाता है। अब आप देखें कि मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ, आप देखें कि ये हमारे पास एक एसी सोर्स है। ठीक है, ये एक यहाँ पर इंडक्टर इसके साथ लगा हुआ है और ये हमारे पास एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, इसको यहाँ पर हमने ये ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना। ठीक है, और इस ट्रांसमिटेड एंटीने के एक पार्ट को हमने ग्राउंड जो है वो किया। ग्राउंड का मतलब होता है कि पोटेंशियल वहाँ पर हमने ज़ीरो जो है वो किया हुआ है। तो हमारे पास क्या एक पीस ऑफ वायर है। ठीक है, ये हमारे पास पीस ऑफ वायर है और इस पीस ऑफ वायर के अलॉन्ग चार्जेस जो हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलॉन्ग चार्जेस को एक्सेलरेट, ये जो पीस ऑफ वायर है ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये एसी सोर्स है, ये इंडक्टर, एक सर्किट लगा हुआ है, तो इसके अक्रॉस जब आप चार्जेस को एक्सेलरेट करेंगे यानी कि चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव ना करें, चार्जेस एक्सेलरेट हों। ठीक है, तो ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अक्रॉस चार्जेस एक्सेलरेट होते हैं इसको हम कहते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब आप यहाँ से एक अल्टरनेटिंग सोर्स है। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स जो है इसकी आप कह के यहाँ से ये पोटेंशियल V दे रहा है और F इसकी कोई फ्रिक्वेंसी है और इसका टाइम पीरियड जो है कोई T इसका टाइम पीरियड है। तो जब चार्जिंग पोटेंशियल अल्टरनेट करता है, ठीक है, यानी कि ये अब जाहिर बात है कि ये AC वोल्टेज आप दे रहे हैं तो ये अल्टरनेट करेगा, AC वोल्टेज विल अल्टरनेट, ये आप अल्टरनेट करेगा यानी कि ये अपनी पोलैरिटीज को चेंज करेगा। तो जब ये अल्टरनेट करेगा तो चार्ज जो एंटीना के ऊपर है वो कॉन्स्टेंटली रिवर्स होगा, यानी कि एंटीना के ऊपर चार्ज कॉन्स्टेंटली, कभी जब ये वोल्टेज अल्टरनेट करेगा तो कभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो टॉप है उसके पास क्यू चार्ज है किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, ठीक है,
टॉप के ऊपर एट टॉप, ये टॉप जो है, वी हैव प्लस क्यू चार्ज एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट के ऊपर हमारे पास इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। तो आफ्टर टी बाई टू टाइम के, यानी कि आधा टाइम गुजरने के बाद, आफ्टर एक हाफ के बाद, आफ्टर टी बाई टू टाइम, द चार्ज विल बी माइनस क्यू, यानी कि पहले साइकिल में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और सेकंड साइकिल के अंदर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब है कि ये एंटीना का जो टॉप है, इस एंटीना के टॉप के ऊपर चार्जेस जो हैं वो रिवर्स हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो अल्टरनेटिंग सोर्स आपने लगाई हुई है वो एसी है, और आपको इस बात का पता है कि एसी सोर्स जो है वो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती है, वो हर पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो इस तरह की जो रेगुलर रिवर्सल ऑफ चार्ज है एंटीना के ऊपर, इट गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच कॉन्स्टेंटली चेंजेस विद फ्रिक्वेंसी एफ। ठीक है, ये जो कांस्टेंट रिवर्सल है ऑफ चार्जेस, बार बार चार्ज चेंज हो रहा है ना, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट यह है कि सच रिवर्सल ऑफ चार्ज ऑन एंटीना give rise to the change of electric flux। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, which constantly changes with frequency f, which constantly changes with frequency जो का कॉन्स्टेंटली चेंज होगा फ्रीक्वेंसी एफ के साथ। तो ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या करेगा, ये सेटअप करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स produces the electromagnetic waves। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उनको प्रोड्यूस करेगा। चेंजिंग इलेक्ट्रिक, कंडीशन है कि एक्सेलरेट होना चाहिए चार्ज एक्सेलरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं जो ट्रांसमिटिंग एंटीना से बाहर निकलती हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम रेडियो वेव्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच रेडिएट from the transmitting antenna are known as radio waves। इनको हम रेडियो वेव्स का नाम जो है वो देते हैं। तो चौथा पॉइंट कि ये फ्री स्पेस में ट्रैवल करती हैं, इन फ्री स्पेस दे ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट।
दे ट्रैवल विद सी 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। ये वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? जो लाइट होती है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है। ठीक है। तो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम ए ट्रांसमिटिंग एंटीना। हमने एक रेडियो एंटीना जो है उसकी एग्जांपल ली। अब इनकी जो रिसेप्शन है कि ट्रांसमिटिंग एंटीने में से तो वेव्स निकल गई, अब जहाँ पर इन्होंने रेडियो सेट के ऊपर रिसीव होना है वहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स जो हैं ये किस तरह रिसीव होती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमने ये स्टडी करनी है, रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स। कि ये हमारे पास रेडियो वेव्स जो हैं ये किस तरह रिसीव होती हैं हमारे रेडियो सेट के ऊपर। तो वो जो रेडियो सेट के ऊपर इनका रिसीव होना है उसको हम कहते हैं रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं फिर एक सर्किट बनाता हूँ। ये मेरे पास एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस को आप वेरी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ पर एक इंडक्टर लगा है, ये LC सर्किट है। ठीक है। और इधर जो है हमारे पास एक एंटीना, रिसीविंग एंटीना जो है वो लगा हुआ है। ये हमारे पास एक रिसीविंग एंटीना है और इस रिसीविंग एंटीना को भी हमने ग्राउंड जो है वो ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। ठीक है। ये हमारे पास रिसीविंग एंटीना है, रिसीविंग एंटीना। ये हमारे पास सपोज करें कि जो वेव्स निकलती हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना से वो आके इसके ऊपर फॉल करती हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर के अंदर ये जब इसमें फॉल करेंगी तो इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर के अंदर ये मूव करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विच गिव राइज, जो कि क्या करेगा, ये जब इसके ऊपर फॉल करेंगी तो इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट करेंगे और उनकी ऑसिलेटिंग की वजह से हमारे पास जो है एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा जो कि जिसकी वजह से एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो इस वायर के अक्रॉस पैदा हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब इसके ऊपर फॉल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स मूव अंडर द इफेक्ट of oscillating electric field। ठीक है। जो एक oscillating electric field है उसके अंदर करेंगे which give rise to alternating voltage across the wire। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट देखें इस सेंटेंस का मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस पर फॉल करेंगी, रेडियो वेव्स, इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉल करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेशंस की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये जो इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्जेस की एक्सेलरेशन का बायस बनता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो उसकी वजह से एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज,
एक पूरी इस वायर के क्रॉस एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज है अगर ये सेम हो दैट ऑफ वेव इंटरसेप्टिंग द वायर, यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पर पैदा हुआ है इस वायर के अंदर, उसकी फ्रिक्वेंसी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जो कि इस एंटीना के ऊपर फॉल कर रही हैं, तो हमारे पास जो वायर है वो द वायर रिसीव जो कर रही है उसको कहते हैं रिसीविंग एंटीना। और इस केस में अगर ये फ्रिक्वेंसी बराबर हो जाए, ठीक है, तो हम जो है उस रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट आप इसका देखें कि ये जो फ्रिक्वेंसी है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इज सेम as that to the frequency of the radio waves falling on receiving antenna। तो ये फ्रिक्वेंसी वोल्टेज की सेम है जो प्रोड्यूस हो रहा है वायर के अंदर, ठीक है, जो कि वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडियो वेव्स फॉल कर रही हैं रिसीविंग एंटीना के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव है ये बहुत वीक होता है एट ए लार्ज डिस्टेंस ऑफ मैनी किलोमीटर्स फ्रॉम ट्रांसमीटर। तो इसलिए जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अपीयर होता है अक्रॉस द ट्रांसमिटिंग वायर, अक्रॉस द रिसीविंग वायर, तो वो भी हमारे पास जो है वो बड़ा वीक होता है। तो तीसरा पॉइंट है कि एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वीक at a large distance of many kilometers from transmitting station। तो जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन है उससे ये बहुत वीक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जो वोल्टेज होता है जो अपीयर कर रहा होता है क्रॉस द रिसीविंग एंटीना, सो द वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द रिसीविंग antenna will also be very small। ठीक है जी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखें आपका जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन होता है वो ट्रांसमिटिंग स्टेशन जो है वो जिधर आपने सेट रखा हुआ उससे तो बहुत दूर होता है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो बड़ी वीक होती है। अब क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वोल्टेज अपीयर हो रहा है अक्रॉस द रिसीविंग एंटीना, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी वीक है तो वी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई के, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी वीक है तो फिर वोल्टेज भी बहुत वीक होगा। तो ईच जो ट्रांसमीटर होता है जो प्रोपोगेट करता है रेडियो वेव्स को ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, जब नंबर ऑफ ट्रांसमिटिंग स्टेशन ऑपरेट करते हैं एट द सेम टाइम,
वी हैव नंबर ऑफ डिफरेंट रेडियो वेव्स। देखा ना, बहुत सारे स्टेशन होते हैं, आप रेडियो के ऊपर तक बहुत सारे स्टेशन होते हैं और उन स्टेशंस के अंदर से डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की रेडियो वेव्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही होती हैं। तो वोल्टेज जो डिजायर्ड फ्रिक्वेंसी का होता है इसको पिकअप किया जाता है बाय कनेक्टिंग एन इंडक्टर एंड वेरिएबल कैपेसिटर इन पैरेलल विद द वन एंड ऑफ द रिसीविंग एंटीना। देखें वो अभी आप फिगर आप पीछे रिकॉल करें तो आपने एक इंडक्टर कैपेसिटर का सर्किट जो है वो कनेक्ट किया है रिसीविंग एंटीना के साथ एक सूटेबल वोल्टेज को पिकअप करने के लिए। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है इसका, क्योंकि चूंकि हमारे पास बहुत सारे स्टेशन होते हैं। ठीक है, फोर्थ, द वोल्टेज ऑफ desired frequency can be picked up। ठीक है, जो डिजायर फ्रिक्वेंसी है उसको आप पिकअप कर सकते हैं बाय अटैचिंग LC circuit with the receiving antenna। ठीक है, रिसीविंग एंटीना के साथ एक LC सर्किट को अटैच करके। तो अब आप जो क्या करते हैं कि ये जो कैपेसिटर आपने लगाया हुआ यहाँ पर, ये वेरिएबल कैपेसिटर है। अगर आप कैपेसिटर जो है अगर एडजस्ट करें वैल्यू ऑफ कैपेसिटर को सो दैट के नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ LC सर्किट इज सेम एज दैट ऑफ द ट्रांसमिशन इटेशन टू बी पिक्ड अप, दैट द सर्किट विल गिव मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट द पर्टिकुलर स्टेशन हैज ट्यून्ड। ठीक है, अगर जो है आप वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, पांचवा पॉइंट, इफ द वैल्यू of capacitor is so adjusted, आप इस तरह वेरिएबल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटर को इस तरह एडजस्ट करें कि जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट, जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है आपके पास LC सर्किट की, वो सेम हो जाए, इज सेम एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी पिक्ड बाय ट्रांसमिटिंग स्टेशन। ठीक है जी, उस सूरत में हमारे पास जो है वो मैक्सिमम रिस्पांस उस रेडियो स्टेशन का आएगा और हम जो है रेडियो स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं बाय चेंजिंग, छठा पॉइंट, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, वी कैन ट्यून द radio station by changing the value of variable capacitor C। तो आप वेरिएबल कैपेसिटर C की कैपेसिटेंस को चेंज करके तो डिजायर स्टेशन जो है उसको ट्यून कर सकते हैं। अब मैं ज़रा इसको दोबारा समराइज कर देता हूँ। देखें कि जो रिसीविंग एंटीना होता है ना, उस रिसीविंग एंटीना के साथ आपने एक LC सर्किट लगाया होता है। अब रिसीविंग एंटीना जो है उसके अंदर एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है।
तो हम क्या करते हैं कि एलसी सर्किट की मदद से, ठीक है, जो एलसी सर्किट है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून हो जाए तो आपको डिजायर्ड स्टेशन जो है वो ट्यून हो जाता है और वो सुनाई देना शुरू कर देता है। अब उसको ट्यून हम किस तरह करते हैं? अब स्टेशन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन होते हैं जिनमें से जो है वो रेडियो वेव्स निकल रही होती हैं। तो वो जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को चेंज करने से हम एलसी की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और वो एलसी की फ्रीक्वेंसी जिस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के वोल्टेज के साथ मैच कर जाती है वो स्टेशन आपको सुनाई देना शुरू कर देता है। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस भी। ये रेजोनेंस हो जाती है कि एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसमिटिंग स्टेशन। ठीक है जी। तो ये हमने अब बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जो है ये स्टडी करके देख लिया है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, ये सारी चीज़ें। अब कल जो है फिर हम वो मॉड्यूलेशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब कल इस तरह के जो पीरियड्स की टाइमिंग है, मेरा हाल आज छुट्टियाँ हो जाएंगी तो मैं पहली क्लास से अपनी बीएस की मॉर्निंग की लिया करूँगा 9 से 9:40 पर। आपकी क्लास हुआ करेगी 9:45 पे। ठीक है, मैं 5 मिनट पहले लिंक ऑन कर दूंगा और 9:45 पे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सिमिलरली वो लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड होगा और जूम के ऊपर भी आपकी क्लास होगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़रा ये स्क्रीन शॉट जो है वो ले लूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। या